Hello, good morning, guys. I am Raju Thakre and welcome in Excellent Academy कुराडी। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है ये मेरा वीडियो पूरा डिपेंड है फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा 10th क्लास का हेरिडिटी एंड वेरिएशन इसके गिव रीजन्स के ऊपर। आज के लेक्चर में हम दो गिव रीजन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या कर सके, आगे चल के प्रोवाइड कर सके। तो बच्चों, इस वीडियो को समझने के पहले आई होप कि आपको चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें जो होगी ये माइंड में क्लियर होगी और जो भी चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड होगी वो आज और भी हम लोग क्लियर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सो गाइज, गिव रीजंस का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। 10th क्लास में हो, शायद आपको इससे पहले पता भी हो, लेकिन फिर से एक बार बता दूं कि गिव रीजन में हमको वो रीजंस बताना होता है। कोई भी एक स्टेटमेंट दिया गया होता है उसका हमको रीज़न बताना होता है। अगर हम इसको मराठी में बोले तो उसको कारणे द्या करके क्वेश्चन, इससे पहले आपने हिस्ट्री सिविक्स में आपने पढ़े होंगे तो वहाँ पर गिव रीजन्स करके क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर हिस्टोरिकल रीजन्स हमको देना होता है। हम यहाँ साइंटिफिक रीजन्स देंगे। तो साइंटिफिक गिव रीजन्स हमको देना है, तो ये आपके 10th क्लास के बोर्ड के क्वेश्चंस में अभी 4 मार्क का नया क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके अंदर में आपको 3 गिव रीजन्स आपके सिलेबस के ऊपर दिए गए होते हैं, उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है। तो मतलब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क का क्वेश्चंस इन गिव रीजन्स के ऊपर होता है गाइस। तो बच्चों, हम लोग इस गिव रीजन को हम छोड़ नहीं सकते, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि कौन सा गिव रीजन पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसकी कोई अगर गारंटी नहीं है तो मतलब हमको ये टॉपिक पूरे तरीके से समझ में आना ही चाहिए। तो बच्चों देखो, मेरा पहला चैप्टर का जो गिव रीजन है, और मैं पहले ही बता दूं, मैं हर वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता देता ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि आपके हाथ में वीडियो देखने से पहले आपके हाथ में पेन होनी चाहिए और उसके साथ में आगे नोटबुक होना चाहिए और सारे ब्राउजर्स बंद होने चाहिए। ओनली यही एक ब्राउजर क्या होना चाहिए, स्टार्ट रहना चाहिए गाइस, ताकि आप अच्छे तरीके से क्या कर सको, उस पर फोकस कर सको। तो हम लोग पहला गिव रीजन की बात करेंगे। तो पहले गिव रीजन के अंदर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से गिव रीजन फर्स्ट वाला है। तो गाइस, हम पहला गिव रीजन अगर देखें तो पहले गिव रीजन में हमको क्या बोला है कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, सजेस्ट दैट डॉग, शीप, वॉल्फ हैव कॉमन ओरिजिन। मतलब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ये हमको बताता है बोले कि जो डॉग है, डॉग का मतलब कुत्ता, डॉगी आपके यहाँ पर हो गया, आपने देखे होंगे। उसके बाद में सीप का मतलब आपको पता है कि जनरली आपने सभी ने सीप को देखे हो। वॉल्फ मतलब जिनको हम वो क्या कोल्ला वगैरह टाइप मराठी में इसको बोलते हैं। सीप का मतलब मराठी में उसको मेंढी वगैरह बोलते हैं। मेरी मराठी पहले सीप ओवर है तो मैं ज़्यादा कुछ उतना मराठी का बताऊंगा नहीं। तो गाइज, उसमें ये जो डॉग है, सीप है और वॉल्फ है, इन तीनों के एंसेस्टर कॉमन है। तो अब एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। अब पूर्वज का मतलब आपको पता होगा, पूर्वज आप इतनी ही समझते होगे आज के डेट में कि पूर्वज का मतलब दादा दादी से लेकर के या उनके दादा दादी, उनके दादा दादी से लेकर के दादा दादी से पीछे 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 जाएंगे तो कई साल पहले कि अगर इनके अगर एंसेस्टर तीनों को अगर देखेंगे तो तीनों के एंसेस्टर क्या होंगे बोले, कॉमन होंगे। ये चीज को हमको क्या करना है, प्रूव करके देना है। इसका रीजन बता रहा है कि ऐसा क्यों मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस ऐसा क्यों बता रहा है कि इनके सबके एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है ये सबसे पहले आपको समझना चाहिए गाइज। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चरल एविडेंस। अगर स्ट्रक्चरल एविडेंस की बात करें तो अगर हम बाहर से उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उन स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी कि जिनके वजह से हम बोल पाएंगे यस, इन सब के एंसेस्टर क्या है, सेम है। यस, ये तीनों के डॉग, उसके बाद में सीप एंड वॉल्फ, इन तीनों के एंसेस्टर क्या है, सेम है। ये पहले एक ही चीज रहे होंगे और उनसे फिर बाकी के सारे जीव बने होंगे। ये हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो इसके लिए कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हमको मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है हमको पता होना चाहिए। तो हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में देखेंगे किस चीज़ के बारे में, हम देखेंगे उनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम जब एनिमल्स को देखते हैं, जैसे डॉग हो गया, सीप हो गया या फिर वॉल्फ हो गया, इनके अंदर में देखें तो बहुत सारे हमको एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दिखाई देते, एक वैशिष्ट दिखाई देते, गुण दिखाई देते इनके तरफ देखने के बाद में। और उनके तरफ देखने के बाद में बहुत सारी हमको क्या दिखाई देती है, सिमिलैरिटीज।
क्या दिखाई देती है? सिमिलैरिटीज, मतलब सिमिलैरिटीज मतलब समानताएं दिखाई देती है। जैसे उनके स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, डॉग का स्ट्रक्चर माउथ का, सीप का माउथ का स्ट्रक्चर, वाल्व के माउथ का स्ट्रक्चर हमको कहीं ना कहीं एक जैसा दिखाई देता है। उसकी पोजीशन हमको एक जैसी दिखाई देती है, उसका अपीयरेंस हमको एक जैसा दिखाई देता है। सबके टीथ के अंदर में बिल्कुल एकदम ऐसे, अगर देखो विजडम टूथ के तरीके से हमको दिखाई देते हैं, ताकि वो ग्रास को ईट करे तब उसको क्या करे, आसानी से च्यूइंग कर सके। तो ऐसे कुछ चीज़ें हमको सिमिलैरिटीज, डॉगी उसको बोन को अच्छे तरीके से कील कर सके, इसके लिए आपको वहाँ पर अच्छे विजडम टूथ दिखाई देते हैं। उसके साथ में पोजीशन ऑफ आइज, सबके आइज की पोजीशन सेम जगह पर होती है। माउथ के पास में नॉस्ट्रिल के ऊपर में क्या होता है, आपको आइज दिखाई देते हैं। सबके पास में 2 आइज है, और 2 आइज एंड बोथ साइड सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द नोज, दोनों आइदर साइड में किसके, नोज के। ये डॉगी में भी होता है, ये सीप में भी होता है, और ये वॉल्प में भी होता है। मतलब डॉगी, सीप एंड वॉल्प तीनों में ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब ये जो सिमिलरिटी है तो कहीं ना कहीं हमको बता रही ना कि इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं तो एक ही चीज रहा होगा। नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर देख लो, दोनों के पास में अगर देखोगे, सभी तीनों के पास में अगर देखोगे तो नॉस्ट्रिल एक जैसा दिखाई देता है। ईयर पिना का स्ट्रक्चर देख लो, ईयर पिना मतलब जितना पोर्शन हमारा ईयर का बाहर दिखाई देता है, जिसको आप बचपन में खेले होगे, चाई मुई करते हुए चले होगे, कान को मरोड़ते हुए, जितना हम कान मरोड़ सकते वो पूरा का पूरा क्या पीना है, उसको एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल ईयर सबके हमको सेम दिखाई देते हैं। और बॉडी के ऊपर में थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स, ये तीनों के अंदर पाए जाते हैं। डॉगी के बॉडी के ऊपर भी हेयर्स है, सीप के बॉडी के ऊपर भी हेयर्स है, और वॉल्प के बॉडी के ऊपर भी हेयर्स है। अब ये तीनों के ऊपर में हेयर्स होना, ये हमको सब ये एक ही चीज हमको इंडिकेट करती हुई जा रही है बेटा, कि सबके क्या होगा, इवोल्यूशन एक ही चीज से हुआ होगा, एक ही ऐसा कुछ जीव रहा होगा। इससे डॉग का भी इवोल्यूशन हुआ होगा, और सीप का भी इवोल्यूशन हुआ होगा, और वॉल्व का भी इवोल्यूशन हुआ होगा। मतलब इन तीनों के एंसेस्टर क्या है, सेम है, एक ही है, मतलब कॉमन है। मतलब तीनों का इवोल्यूशन एक ही चीज से गया होगा। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है, और ये रीजन है कि हम ऐसा बोलते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करता है कि इन तीनों के एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। दूसरी तरफ अगर बढ़े, दूसरा एविडेंस की तरफ अगर जाए, तो दूसरा अगर इसमें गिव रीजन हमारा कौन सा है कि फोरलिम्स का मतलब क्या होता है, विंग्स। फोरलिम्स का मतलब यहाँ विंग्स होगा, क्योंकि फोरलिम्स अब बैट बोलो, तो फोरलिम्स जो बैट के होते हैं कन्वर्टेड हो चुके हैं विंग्स के अंदर, तो ताकि वो क्या कर सके, उसको फ्लाइंग कर सके। फ्लिपर ऑफ वेल का मतलब होता है कि जनरली फिन्स ऑफ वेल एक मछली का प्रकार है। मछली का सबसे बड़ी मछली, बहुत बड़ी मछली होती है वेल नाम की, जिसको शायद मे बी नॉट कन्फर्म, बट मराठी में इसको देवमासा वगैरह ऐसा कुछ शायद उसके लिए वर्ड है। तो अगर इनकी अगर बात करें तो इनके जो फोरलिम्स ऑफ बैट मतलब विंग्स ऑफ बैट, और फ्लिपर ऑफ वेल मतलब फिन्स, मतलब जिनके द्वारा वो स्विमिंग करते हैं हिला करके, जो वे मछलियाँ होती है वो स्विमिंग करते हैं उन फिन्स के द्वारा। तो वो जो डिफरेंट इनके फंक्शन है, देखो बैट फोरलिम को किसके लिए यूज करती है, फ्लाइंग के लिए। वेल फ्लिपर को किस लिए यूज करती है, स्विमिंग के लिए। दोनों के फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। बट बोलता है इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री, बट फिर भी इनकी एंसेस्ट्री क्या है, कॉमन है। मॉर्फोलॉजिकल में देखे चलो स्ट्रक्चर सेम था, तो हमने बोल दिया चलो ठीक है, दिख रहे स्ट्रक्चर, इसलिए हमने बोले कि कहीं ना कहीं एक चीज से इवोल्यूशन हुआ होगा। लेकिन फिर यहाँ तो अपने को क्या, स्ट्रक्चर तो अगर मान के चलो कि अगर इनका बात करें तो इनके फंक्शन तो डिफरेंट है। अब फंक्शन डिफरेंट है तो कैसे कॉमन एंसेस्ट्री, एक सवाल है ना माइंड के अंदर। यस, बट कॉमन एंसेस्ट्री है। अब कैसे देखो कि यहाँ पर इनका अगर मान के चलो कि बैट का और मान के चलो कि वेल का, ये सुपरफिशियली इनके अगर मान के चलो कि अलग चीज़ें है, इनकी स्पेशलिटी क्या है, अलग अलग है, और फंक्शन भी क्या है, डिफरेंट है। मैंने इसलिए लिखा फोरलिम्स ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ वेल अपीयर डिफरेंट सुपरफिशियली, मतलब इनका अलग अलग तरीके से अपीयरेंस है, और उसके साथ में इनका डिफरेंट क्या है, डिफरेंट फंक्शंस भी क्या है, डिफरेंट है। बट गाइज कुछ सिमिलर है। देखो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी आई तो मतलब यहाँ कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ बढ़ जाना है। कुछ ना कुछ तो सिमिलर है। अब वो सिमिलर क्या है पता है आपको,
स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, उनके जो विंग्स के अंदर और उनके जो फिन्स के अंदर जो बोन का स्ट्रक्चर है वो बोन का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। और उसके साथ साथ बोनी जॉइंट्स, जो बोन के जॉइंट्स है ये बोन के जॉइंट्स भी क्या है, सेम है। और ये दो चीज़ें काफ़ी है हमारे लिए कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन सेम होना, बोनी जॉइंट सेम होना, मतलब इन दोनों के, मतलब बैट के और वेल के एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। और सिमिलैरिटीज ये बता रही है हमको कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, मतलब एनाटॉमिकल एविडेंस है, ये एविडेंस एनाटॉमिकल है। पहले मॉर्फोलॉजिकल था, मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में देखते और एनाटॉमिकल के बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते। आई नो दैट यहाँ पर आपको फोर लिम्स ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ वेल में अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखोगे, मतलब मॉर्फोलॉजी अगर देखोगे, तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा, आपको डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि उनके अपीयरेंस पे से, उनके फंक्शन पे से वो डिफरेंस आया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर। बट इनकी एनाटॉमी अगर आप देखते हो, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इनका अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी अगर देखते हो तो आपको इसकी बहुत सारी क्या होगी, इसके अंदर में सिमिलैरिटीज नज़र आएगी गाइस। तो ये दो काफ़ी है कि बोन्स के स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ बोनी जॉइंट के स्ट्रक्चर सेम होना, ये बताने के लिए कि इनके एंसेस्टर भी क्या है, कॉमन है। गाइस इस नोट्स को अच्छे तरीके से लिख लो ताकि आपको बहुत काम में आने वाली है। इस नोट्स को अच्छे तरीके से आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप ऐसे राइट भी कर सकते हो, वीडियो को क्या करके पॉज करके। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको मैं जो बता रहा हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो गाइस प्लीज़ वंस अगेन और बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।